नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आपका सन्मार्ग लाइव में। हम लगातार हर रोज चर्चा कर रहे हैं चुनावी चकल्लस के दौरान कि किस तरह चौक चौराहों पर राजनीतिक सरगर्मी जो है तेज हो गई है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इन दिनों देश में चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी नहीं होने की वजह से असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। तो आज की हमारी चर्चा में सीटों के बंटवारे पर बात करेंगे, साथ ही साथ महागठबंधन में भी जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। किस तरह उस बैठक के बाद क्या नतीजे निकल के आ सकते हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या नतीजा हो सकता है और क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ज्ञानवर्धन मिश्र जी और अशोक मिश्र, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानवर्धन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। महागठबंधन की बैठक होने वाली है दिल्ली में, चलिए उस पर हम आएंगे, लेकिन चुनाव के लिए पार्टी वाइज सीटों की घोषणा नहीं होना, ये कितना नफ़ा या नुकसान है? क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो इसमें कितना इसको मानते हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके वहाँ की जनता को, वहाँ के प्रत्याशी को? महागठबंधन में देखिए वेद जी, अभी तक कोई वैसा मजबूत गांठ नहीं पड़ी है कि फैसला कोई एक व्यक्ति करे या गांठ कोई एक व्यक्ति खोले। हर की अपनी अपनी गांठ है और सबकी चाबी दिल्ली दरबार में है। दिल्ली दरबार मतलब निगाहें सबकी कांग्रेस की ओर है। जो कुछ भी अभी चौराहे पर सुनने को आ रही है बातें, या चकल्लस के दौरान जो राजनीतिक गलियारे में बात चल रही है कि हमको दो तो कांग्रेस को इतना, तो आरजेडी को इतना, तो विकासशील पार्टी को इतना, तरह तरह की बातें हो रही हैं। बातें तरह तरह की हो रही है और उन दलों के नेताओं का कहना है कि हमको ये स्वीकार्य नहीं है। मतलब जो भी शगुफा उड़ के आ रहा है चौराहे पर, उसको लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जो इसके सुप्रीमो, जो इनके हाथ में फाइनल डिसीजन है, वो बेचारे जेल में हैं। अगर वो बाहर रहते तो शायद ये मामला अब तक सुलझ गया होता, लेकिन अब सब परिदृश्य कुछ और होता है, परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं। लेकिन अब सबकी निगाह कांग्रेस की ओर टिकी है और मुख्यालय और दरबार दिल्ली में है। दिल्ली में बैठक होनी है, हो रही है। अगले 24 घंटे में कुछ फलाफल आने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अशोक जी, यही सवाल आपसे भी कि महागठबंधन की बैठक, सीटों का बंटवारा अब तक नहीं। देखिए वेद जी, महागठबंधन में बिहार के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़े नेता हैं अभी श्रीमान लालू प्रसाद जी। और जैसा ज्ञान जी ने कहा कि लालू प्रसाद जी अभी जेल में हैं, लेकिन जेल से भी उनकी विभिन्न पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत होती रहती है। आज दिल्ली में उसकी बैठक होने वाली है राहुल गांधी जी के साथ। एक प्रिलिमिनरी बैठक सारे पार्टी के लोग, कांग्रेस के जीतन राम मांझी जी और अन्य लोग, वीआईपी के ये मुकेश सहनी जी, ये सब वहाँ मौजूद हैं। वो लोग आपस में सीट का बंटवारा जैसा कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से आ रहा है कि उसमें 20 सीट लड़ेंगे लालू प्रसाद जी, मतलब लालू प्रसाद जी का राजद। 11 सीट पे कांग्रेस को देने की बात चल रही है। 3 सीट रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को मिलने की संभावना है। 2 सीट जीतन राम मांझी जी के हम को मिलने की संभावना है। और बचे हुए 4 सीटों में शरद यादव जी और ऐसे अन्य पार्टियां जो भी अनछुड़ी हैं, उनको एकोमोडेट करने की बात चल रही है। लेकिन फाइनल डिसीजन इसमें 2 ही आदमी करेंगे। राहुल गांधी जी से बातचीत के दौरान, फिर लालू प्रसाद जी से फाइनल बातचीत होगी, तभी सीटों का बंटवारा संभव हो पाएगा। उसमें एक पेच और फंसा हुआ है पप्पू यादव का जी। अब पप्पू जी ने घोषणा कर दिया है कि मैं किसी भी तरीके से लड़ूंगा पूर्णिया से जी। और बात छन के चौक चौराहों पे और राजनीतिक गलियारों में ये आ रही है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ने के लिए आमादा है, चाहे उनको किसी पार्टी का टिकट, आप उनकी पार्टी को टिकट मिले या महागठबंधन के पार्ट हो या ना हो। एक बात और छन के आ रही है कि पप्पू सिंह, जो कि पहले भाजपा के एमपी हुआ करते थे पूर्णिया से, उनका कांग्रेस का टिकट फाइनल ऑलमोस्ट हो चुका है जी। इस परिस्थिति में पप्पू यादव वहाँ से लड़ेंगे, पप्पू सिंह वहाँ से लड़ेंगे और जदयू को सीट मिलने वाला है, तो जदयू का सिटिंग सीट है, तो जदयू के कुशवाहा जी लड़ने के लिए तैयार हैं, संतोष जी। तो वो त्रिकोणीय फाइट होने का वहाँ इसीलिए लगता है पप्पू जी ने मधेपुरा को भी सेलेक्ट किया कि मधेपुरा पूर्णिया से लड़ेंगे, दोनों से साथ लड़ेंगे, दोनों साथ। ये अभी गठबंधन की संभावनाएं और जो अभी परिदृश्य है वो यही है। चलिए इसमें बात करते हैं कि कांग्रेस को लेकर बात करते हैं। कांग्रेस से कई 11 सीटें, लेकिन ये जो उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट पे, पिछली बार भी 3 सीटों पर इनके प्रत्याशी खड़े हुए थे और तीनों पर जीत भी मिली थी 2014 में।
इस बार भी क्या लगता है कि संतुष्ट होंगे? इस बार भी ये 3 सीट से में है, चूंकि ये कुछ ज़्यादा सोच में ही वहाँ से देखिए, निकल कर भूपेंद्र आए। जी अगर एनडीए में रहते तो वो भी 3 सीट के हकदार थे। जी। एक आध 2 सीट में बढ़ोतरी संभव हो सकती थी, जी। लेकिन पता नहीं क्या अचानक हो गया कि एनडीए से उनका मोह भंग हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए वो चले आए महागठबंधन। महागठबंधन का भी ऑफर वही 3 सीट का ही उनके पास 3 है, सीट का, जी। लेकिन संख्या बढ़ेगी नहीं, भले ही घट जाए। जी। ये अभी तक का परिदृश्य दिखा रहा है। जी। अगले 24 घंटे में परिस्थितियां बदल जाएं तो बात कुछ और हो सकती है। जी। लेकिन अब उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, वैसे आरोपों को लेकर भी कांग्रेस के कुछ नेतागण चिंतित हैं। लालू प्रसाद जी भी शायद इस तरह की बातों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है, तो संख्या उनकी घट भी सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगी, ये तो तय है। संख्या 3 तक ही रहेगी। उनका 3 पे ही 3 पे रहेगा। अशोक जी, एक सवाल, हम जीतन राम मांझी की बात करें, 2 सीट, जैसा आपने बताया कि 2 सीट की संभावना है उनकी। मांझी हमेशा से ये बात बोलते रहे हैं कि जिस पार्टियों का जितना बड़ा जनाधार हो, ये उसका आकलन करें तब सीटों का बंटवारा करें। यानी वो हमेशा अपने आप को कांग्रेस और आरजेडी के बाद खुद को हमेशा आंकने की कोशिश किया है उन्होंने, और ये जताने की भी कोशिश की है कि वो हम पार्टी का जनाधार जो है इन छोटी छोटी और पार्टियां हैं दूसरी, उनसे कहीं ज़्यादा है। 2 सीट से क्या संतुष्ट होंगे? उनको 2 सीट के अलावा उनसे संतुष्ट उनको होना पड़ेगा अगर ये महागठबंधन में उनको रहना है तो। क्योंकि देखिए, मांझी जी का जो जनाधार है वो सेंट्रल बिहार के गया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो मुसहर जाति से आते हैं जी। मांझी जी को आज के दिनों में भी हम लोग दलित का, बिहार का एक नेता मानने की स्थिति में कोई भी राजनीतिक विचारक या उनको नहीं है कि वो दलित का वोट इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि दलित के वोट के ठेकेदार बहुत सारे लोग हैं। रामविलास पासवान जी हैं, मांझी जी भी क्लेम करते हैं, और कई नेता हैं जो दलित वोट के ठेकेदार बने हुए हैं। तो मांझी जी के लिए गया और सेंट्रल बिहार के कुछ पार्ट में जहाँ मुसहरों की संख्या ज़्यादा है, उसके अलावा उनको 2 सीट अगर मिल रहा है तो हमको लगता है जस्टिफाइड है। उनको 2 सीट से ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। चलिए, हाँ, अब बात कर लेते हैं कि सीटों की घोषणा नहीं हो रही है, चुनाव सिर पे है कैमरा जी, और ये हमेशा देखा गया है कि जब सीटों की घोषणा अंत समय में होती है कि फलना पार्टी को ये सीट मिलेगा, इस पार्टी को ये सीट मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ जिस प्रत्याशी को टिकट, चूँकि सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद प्रत्याशी तय किए जाएंगे, तो प्रत्याशी कोई अगर नया पुराना प्रत्याशी है वहाँ का है तो ठीक है, लेकिन कोई नया प्रत्याशी, किसी नए चेहरे को जगह दी गई तो उसको फील्डिंग करने में अपने बहुत वक्त लगेगा। शायद हो सकता है कि परिणाम जो है उसके माकूल ना हो। देखिए, सवाल बड़ा पेचीदा है और इसमें कांग्रेस और राजद के बीच ही सिर्फ डबल की नौबत है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। दरभंगा संसदीय क्षेत्र से कीर्ति झा आजाद भाजपा के प्रत्याशी रहे, 2 टर्म जीतेगी। आप पुराने कांग्रेसी कल्चर से आते हैं, लेकिन भाजपा ने सम्मान के साथ 2 बार दिया। अब वो भाजपा से किनारे हो गए और कांग्रेस में शामिल होकर के कांग्रेस की टिकट पर वो लड़ने के मूड में है। दिक्कत है कि आरजेडी के सबसे वहाँ के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी साहब हैं। फातमी साहब सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं और अल्पसंख्यकों पर उनकी मजबूत पकड़ है, एमवाई है उनके साथ। तो वैसी स्थिति में, और लालू प्रसाद जी के बड़े प्रिय पात्र हैं, तो वैसी स्थिति में एक दुविधाजनक स्थिति है। एक छोटा सा उदाहरण है, दुविधाजनक स्थिति है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तालमेल कैसे बैठेगा। राहुल गांधी जी का क्या नज़रिया है, आरजेडी का व्यू क्या है, तेजस्वी जी इस मामले में क्या कर सकते हैं, वो आपको 24 घंटे के बाद साफ दिखने लग जाएगा। जी बिल्कुल, ये काफ़ी गंभीर चीज़ है। इसमें एक सवाल अशोक जी आपसे था, उसमें वही मैं कह रहा था कि सीटों की घोषणा में काफ़ी विलम्ब हो रहा है दोनों तरफ है। सिर्फ महागठबंधन की बात नहीं है, ये एनडीए की भी बात है, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बार बार 10 तरह की बातें सामने आ रही है, चौराहों पर चर्चा भी हो रही है, कुछ नेता भी दबी जुबान से कह रहे हैं जिस तरह की बात की अभी आपस में सहमति नहीं बन पाई है, अभी खींचतान जारी है। लेकिन इस खींचतान का जो नुकसान है, ये जनता को तो खैर जो उठाना पड़ता है उठा ही रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो भी कैंडिडेट वहाँ पे मिलेगा या पॉलिटिकल पार्टी जिसको सीट मिलेगी वहाँ पे, जो वहाँ के लिए तैयार नहीं है लेकिन बंटवारे में अगर वो सीट आ गई वहाँ पे, तो उसका जो होमवर्क, ये कहने की बात होती है गठबंधन में हम साथ हैं तो सारे दल मिल के साथ लड़ेंगे, लेकिन देखा ही जाता है कि अमूमन जिस पार्टी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे जेडीयू की हो, चाहे कांग्रेस की हो या आरजेडी की हो,
उसको ज़्यादा वहाँ पे ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। जी की परेशानी तो कैंडिडेट्स को जरूर होती है कि अगर उनका सीट तय नहीं है आज के दिनों में और उस सीट, मान लीजिए कि लास्ट मोमेंट में उनका सीट तय हो जाता है, तो जो ग्राउंड वर्क पहले से करना पड़ता है वो करने में उनको देरी हो जाएगी। जनता भी यही कहती है कि भैया तुम सीट लेके आओ, हम लोग तुम्हारे लिए तैयार हैं। कई नेताओं के पास तो इस तरह का वोट बैंक है, जो जनता कहती है कि आप टिकट लेके आओ, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। तो अगर उनको लास्ट मोमेंट में टिकट दिया जाता है तो उनको अपना ग्राउंड वर्क करने में, पोलिंग स्टेशंस को ठीक करने में, पोलिंग एजेंट बनाने में बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता है। और ये, लेकिन यहाँ पर बात तय है कि इस तरह की सीट शेयरिंग की बात जब चलती रहे चुनाव से पहले, तो लास्ट मोमेंट में ही पॉलिटिकल पार्टियां और नेता उसको तय करते हैं। और देखा गया है कि सीट मिलता है तो कई बार घाटा तो हो जाता है, कई सीट्स पे उनको अगर पहले मिला रहता तो शायद वो अच्छा काम कर पाते, नहीं मिला तो उनको लॉस और हार का सामना करना पड़ता है। तो ये नफ़ा और नुकसान होना लाजमी है ऐसी स्थिति में होना लाजमी है। आपसे बात करते हैं, अभी महागठबंधन पे बात हो रही है, कुछ एनडीए पे भी बात कर ली जाए। एनडीए की भी कमोवेश यही स्थिति है, अभी तक स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पाई। बिहार चुनाव अभियान समिति की कल बैठक है बीजेपी की, एनडीए की बैठक चल रही है और 2-3 दिन के बाद दिल्ली में संसदीय दल की बैठक होगी। उसमें मुझे लगता है कि उम्मीदवारों का फैसला हो जाएगा। लेकिन एनडीए में एक प्लस पॉइंट ये देखने को मिल रहा है, जो चौराहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, कि सारे संसदीय क्षेत्र में बीजेपी, जदयू के, लोजपा के लोग वोटर लिस्ट तैयार करना, कार्यालय कहाँ खुलेगा और कौन कौन वर्कर हैं, क्या क्या विस्तार, ग्राउंड वर्क ग्राउंड वर्क उनका शुरू हो गया है। और हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जिम्मेवारी सौंपी जा रही है और विधायकों को बुलाकर कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी तैयारी अपने विधानसभा क्षेत्र स्तर पर शुरू कर रहे हैं। और ग्राउंड वर्क इनका बहुत तेजी से चल रहा है, प्रत्याशी चाहे जो हो। एनडीए में है संगठन जीतता है, प्रत्याशी नहीं जी। प्रत्याशी मैदान में उतरता है और पार्टी जिता के भेज देती है, पार्टी जाकर भेजे। चलिए वहीं पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ जी, ज्ञान जी ने बहुत अच्छा कहा कि एनडीए में बहुत ही चीज़ ऑर्गेनाइज है। जैसे उन्होंने कहा कि पार्टी जीतती है, कैंडिडेट सेकेंडरी होते हैं, लेकिन महागठबंधन में ये बात नहीं है। महागठबंधन में कई नेता इंडिविजुअल हैं। अब जैसे अरुण सिंह, अब देख लीजिए, अरुण कुमार सिंह जहानाबाद से रालोसपा में थे। अब वो चाहते हैं कि हम जहानाबाद से भी कांग्रेस के कैंडिडेट बन सकते हैं। कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनकी जातीय बहुलता जिसमें है वहाँ पे भी वो जाना चाहते हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि जहाँ जिस कॉम्बिनेशन से हम लड़ने वाले हैं उस कॉम्बिनेशन का वोट बैंक जहाँ स्ट्रांग है वहाँ से भी लड़ने की इच्छा है। लेकिन जहानाबाद से वो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में वो चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी है कि वो करेंगे। महागठबंधन में जैसे कि एक और केस देख लीजिए महागठबंधन में, जैसे आज पप्पू सिंह पूर्णिया की बात मैंने कहा था कुछ देर पहले, तो पप्पू सिंह को आज ही ग्रीन सिग्नल मिल गया कि भाई आप वहाँ तैयारी कीजिए आप कांग्रेस की। तो वो चूंकि पुराने नेता है, वहाँ उनके जमीन है उनकी, पहले से वो जीत चुके हैं, तो उनकी तैयारी हो रही है। लेकिन जिनको अभी तक नहीं मिला है, अब जैसे कीर्ति आजाद दरभंगा अभी तक फाइनल नहीं है। वो कांग्रेस से लड़ेंगे या कोई और कांग्रेस से मुकेश सहनी को मिलेगा, ये तय नहीं है। दरभंगा बहुत ही क्रूशियल सीट है जी। वहीं भी राजद भी और मधुबनी के सीट पे भी अभी तक ये तैयारी नहीं चल रही है कि फातिमी वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चर्चा है कि फातिमी ने वहाँ बैनर पोस्टर सारा लगा के कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा। ऐसे ही नव सीमांचल के कई क्षेत्रों में, ऐसी नव सीमांचल के कई क्षेत्रों में है। तो ये कंफ्यूजन महागठबंधन में जैसा हमको लगता है कि ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ एनडीए। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं और संक्षिप्त में इसका जवाब लेंगे हम। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बीएसपी और तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी और तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी अलग, इसका क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए, तृणमूल कांग्रेस बंगाल के बॉर्डर पर पिछले इलेक्शन में, खास करके असेंबली इलेक्शन में एक आध सीट पे लड़ी थी और झारखंड से सटा हुआ में वहाँ भी लड़ी थी। बिहार में उनका ज़्यादा स्टेक नहीं होता है। किशनगंज और ये जो ये बॉर्डरिंग एरिया है उसमें एक आध सीट वो लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो ज़्यादा स्टेक्स तृणमूल कांग्रेस का यहाँ नहीं है। अब बीएसपी भी यहाँ बिहार में लड़ने के, पिछली बार वो बीएसपी पिछले इलेक्शंस में वो लड़ी है और एक आध सीट विधानसभा चुनाव में वो जीत के भी गई है। अब आप अगर देखें बीएसपी का वोट बैंक का जो उनका जो
जो जहाँ उनका से है जिस वोट बैंक में, हाँ। जो वो ग्राउंड में आपको उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे आप वाल्मीकि नगर से नीचे आए, वाल्मीकि नगर हो, गोपालगंज हो, मोहनिया हो, इस सब बिल्कुल एरिया सटा में, हुआ है। बक्सर में, इस सब एरिया में उनका वोट बैंक का महत्व है प्रभाव और है। मायावती जी का प्रभाव है वहाँ। तो लेकिन इस बार तो चूंकि लड़ने वाले नहीं हैं, इसीलिए बीएसपी का कोई यहाँ बिहार में कोई स्टेक अभी तक नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का करेंगे हम, समय बस हमारे पास इतना ही है। ज्ञानवर्धन जी आपका भी, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी चकल्लस में आज मेरे साथ बस इतना ही, फिर एक बार हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ, नए चर्चा के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।